नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का एक और ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बहुत काम तो आएगा ही, लेकिन सुनने में पहले थोड़ा-सा अटपटा ज़रूर लगेगा। कुछ ऐसे नियम हैं जो ना केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बल्कि आज के ये जो नियम होंगे ये लाल किताब से संबंधित हैं। लाल किताब में भी बहुत से ऐसे सूत्र दिए हुए हैं जिनको हमें अपनी कुंडलियों पर घटाकर अगर हम देखा जाए तो बहुत सही बैठते तो हैं ही। और उनके जो उपाय हैं कहीं न कहीं लाल किताब के जो संबंधित उपाय हैं वो बहुत सही और बड़े आसान तरीके से बताए जाते हैं। तो एक खास सूत्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहा गया है कि जब भी अगर कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो उससे संबंधित कोई भी दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक और एक कॉमन रूल है, एक बात है जिसको हम सभी को पता होना ही चाहिए। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जिनको ना पता हो तो वो आज समझ जाएं कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, मे बी कि कई बार वो गोचर में यानी कि जो प्रेजेंट ट्रांजिट होता रहता है प्लैनेट्स का, उसमें वो कई बार कुछ अशुभ फल भी दे सकता है, लेकिन वो टाइम बीइंग होगा, लेकिन उसका दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में आगे आज कुछ और बातें करेंगे कि कब-कब हमें कुछ अच्छे कामों को करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, या कौन से ऐसे दान इत्यादि हैं, या किसी की मदद को भी अगर हम कहा जाए तो यहाँ लाल किताब के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो सुनने में थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन उनको जीवन में उतारना ज़रूर चाहिए। अगर हमें किसी की मदद करनी भी है तो किसी डायरेक्ट ना कर कर किसी इनडायरेक्ट तरीके से किसी और को बीच में रखकर उस चीज़ों को करना चाहिए। आज का जो ये जो वीडियो हम बनाएंगे ये कहीं ना कहीं आधारित है इस लाल किताब पर, जिसमें कुछ ऐसे चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो कुछ कुछ ही चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर कर पाएंगे, क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो अगर हम सभी चीज़ों को लेंगे आज। तो पार्ट 2 आपके लिए बेशक से दोबारा बनाया जाए, लेकिन आज जो मुख्य चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे हमने समझ लिया कि उच्च के प्लैनेट का कभी दान नहीं करना है, जो नीच का प्लैनेट है उसका दान हमें ज़रूर करना चाहिए। कोई भी प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है या किस किस राशि में उच्च का होता है, ये हमें पता होना ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ आप अपने कुंडलियों का विश्लेषण ज़रूर करा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट सम राशि है, मित्र राशि है, उच्च का है या नीच राशि का है, किनका हमें दान करना है, किनका नहीं। तो एक कॉमन जो और बातें हैं उसको आज समझते हैं। अगर कुंडली के अंदर आपके छठे भाव में अगर आपका चंद्रमा बैठा हो, इस बात को आप अपनी कुंडलियों को हम कई बार समझते ही हैं कि किस भाव में कौन सा प्लैनेट है। छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को तालाब, नदी, बावड़ी या प्याऊ, जो कि माना जाता है कि बड़ा शुभ होगा अगर इनको लगवाया जाए, इसको बनाने में मदद की जाए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है तो इन सभी चीज़ों को आपको निर्माण नहीं कराना चाहिए, ना ही इसमें किसी भी तरह से मदद करनी चाहिए। थोड़ा अटपटा ज़रूर है, लेकिन यही मदद अगर आप करना चाहते हैं तो किसी दूसरे माध्यम से, किसी और व्यक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा एक और नियम है जो कि है शनि से संबंधित। यदि शनि आपकी कुंडली में 8वें भाव में, अष्टम भाव में बैठा हो, तो आपको यात्रियों से संबंधित कोई धर्मशाला, कोई ऐसा रहने का जो जगह बनाई जाती हैं, जैसे तीर्थ स्थानों पर यात्री जाते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करवाते हैं अपने माता पिता की याद में या और किसी सगे संबंधी की स्मृति में। तो ऐसे में अगर शनि आपके अष्टम भाव में बैठा हो तो आपको ये यात्रियों के लिए जो भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे धर्मशाला या कोई भी और तरह की चीज़ें, उनको नहीं करना चाहिए। अगली एक और बात करेंगे, अगर बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा हो और शनि आपके पहले भाव में यानी कि लग्न में बैठा हो, तो किसी भी साधु को, फकीर को, जो भी नीडी पर्सन होते हैं, कई बार हम बेगर्स की भी बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को तांबे का पैसा, तांबे का सिक्का कभी भी नहीं दान करना। पंचम भाव में बृहस्पति और लग्न में शनि, ये आपके बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगली एक और जो बात है वो है शुक्र यदि आपके नवम भाव में यानी कि 9th हाउस में अगर आपके वीनस बैठे हों, शुक्र यदि 9वें भाव में हो, तो ऐसे में जो कोई ऐसे बच्चे आपको नज़र आते हों या पता चलते हों जो कि जिनको एजुकेशन की ज़रूरत हो, बुक्स की ज़रूरत हो, आपको उनको नहीं करनी है। अब थोड़ा अटपटा ज़रूर है कि हमें करनी चाहिए, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि आप उसको डायरेक्ट ना करें, किसी इनडायरेक्ट वे में आप उस बच्चे की मदद करें। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक और सूत्र है कि यदि आप किसी बच्चे की मदद करते हैं एजुकेशन के लिए, या ये जो स्टेशनरी वगैरह है, कोई कलम, पेन, पेंसिल वगैरह, ये सब जो एजुकेशन के काम आती हैं, पुस्तकें हैं, इनको दान करने से, उस बच्चे की मदद करने से आपके बृहस्पति
मजबूत होते हैं। लेकिन लाल किताब का कहना है कि यदि नवम भाव में शुक्र बैठे हों तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए डायरेक्ट वे में, करें तो इनडायरेक्ट वे में। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नज़र बेशक से आती हैं, लेकिन अगर इस बात को हम गहराई से समझेंगे, कुंडलियों का एनालिसिस होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हमने वैदिक ज्योतिष की अगर बात की कि गुरु मजबूत हो जाते हैं अगर हम ऐसे किसी बच्चे की मदद करें या उसको दान दें बुक्स वगैरह का, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अब इस सूत्र के हिसाब से केवल एक बात समझाई गई है कि यदि नवम भाव में शुक्र बैठे हों तो आपको ये चीज़ें दान नहीं करनी। ये गहराई से समझने की चीज़ें होंगी कि और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर कैसी है, उसको सोच समझकर ही कुछ ऐसे दान निकाले जाएं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। कई बार हम किसी की मदद करने के भावना रखकर या कुछ और चीज़ों को, धर्म कर्म को मन में रखकर दान इत्यादि करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शायद हमें मदद नहीं करनी, बाकी और चीज़ें हैं उन सभी की मदद हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको अगर आप समझ लें और कुंडलियों को थोड़ा सा समझ लें कि कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उस हिसाब से आप दान इत्यादि करें या कुछ चीज़ों को ना करें। तो ये तो 4 सूत्र तो ये हो ही गए हैं। एक और जो लास्ट सूत्र है आज के वीडियो का वो रहेगा, सूर्य यदि आपके 7वें या 8वें यानी कि 7th या 8th हाउस में अगर सूर्य बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम का कोई भी दान, सुबह सुबह में या शाम के समय में कोई भी ऐसा दान नहीं करना चाहिए जिससे घर में बरकत कम हो जाए। अन्न की बात करें, गुड़ की बात करें, गेहूं की बात करें, जितनी भी चीज़ें सूर्य से संबंधित हैं ऐसी चीज़ों का दान आपको सुबह या शाम में नहीं करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या फिर जो गोधूली बेला होती है इसमें सूर्य से संबंधित चीज़ों को दान ना करें यदि आपकी कुंडली के अंदर 7th और 8th हाउस में सूर्य विराजमान हो। ऐसे बहुत से सूत्र हैं जो लाल किताब में दिए गए हैं, तो इनको अगले किसी वीडियो में ज़रूर आपसे चर्चा होगी और ये बिल्कुल देखना ज़रूरी होगा कि आपकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति कैसी है। आज की वीडियो में आप आगे दीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो यदि हो जाएगा तो थोड़ा आपको भी सुनने में समय जाएगा ही। अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।